नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपकी यूपी होमगार्ड की परीक्षा 2026 में जो संपन्न होने वाली है, इसकी तिथि घोषित कर दी गई है। 25, 26 और 27 अप्रैल को यह एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने वाला है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि यूपी होमगार्ड से संबंधित टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों के लिए इस चैनल पर फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। यह प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। आज इसका मॉक टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे और यह मॉक टेस्ट जो है घटना चक्र पब्लिकेशन का है और इसको हम बहुत विस्तार पूर्वक जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने इस क्लास को अच्छे से देखा तो निश्चित तौर पर अगर सवाल ना भी रिपीट हो तो इसके एक्सप्लेनेशन से आप सवाल को बहुत आसान तरीके से सही कर पाएंगे। आप क्लास को एंजॉय करिए। आपको अगर अच्छी लगे क्लास तो आप छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हैं और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लेना है और अपने सुझाव ज़रूर देना है कि आप क्या नया किया जा सकता है, क्या चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। ठीक, चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। बताना है आपको जीएसटी का एक प्रकार कौन सा नहीं है। एसजीएसटी, सीजीएसटी, क्यूजीएसटी या आईजीएसटी, कौन सा प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, क्यूजीएसटी जो है यह जीएसटी का एक प्रकार नहीं है, जबकि एसजीएसटी स्टेट जीएसटी को कहा जाता है, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी को कहा जाता है, जबकि आईजीएसटी जो है इंटर स्टेट जीएसटी को कहा जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो होता है। और वहीं पर एक जीएसटी का एक प्रकार और है जिसे यूटी जीएसटी कहा जाता है। यूटी जीएसटी कहा जाता है, इसे यूनियन टेरेटरी जीएसटी कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो जीएसटी लगता है उसको कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जीएसटी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना है। ये कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये पॉइंट कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अच्छा, जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, इसका भारतीय संविधान में जो उल्लेख है अनुच्छेद 279 ए में, अनुच्छेद 279 ए में इसका जो है उल्लेख किया गया है। ये सारे पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये एग्जैक्ट एग्जाम में आए हुए पॉइंट हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं इन टॉपिकों से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दुनिया में पहली बार जीएसटी कहाँ पर लागू हुआ था? तो लागू हुआ था दोस्तों 1954 में। 1954 में कहाँ पर? फ्रांस में लागू हुआ था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अनवांटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, 279 ए में जो बात की गई है जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। ठीक है, जीएसटी परिषद की। इस सवाल सामान्यतः पूछ लिया जाता है कि जीएसटी परिषद की का भारतीय संविधान में कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 279 ए में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए घोषित किया जाता है? केवल आयातित वस्तुओं के लिए, किसानों की फसल के लिए, औद्योगिक उत्पादों के लिए या शेयर बाजार के लिए? किसके लिए घोषित किया जाता है? तो दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किसके लिए घोषित किया जाता है बताइए? तो ये घोषित किया जाता है किसानों की फसलों के लिए। ठीक है, अच्छा, ये कितनी फसलों के लिए दिया जाता है? तो यह 22 फसलों के लिए दिया जाता है। खरीफ और रबी दोनों की फसलों के लिए दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, पहली बार किस फसल के लिए दिया गया था न्यूनतम समर्थन मूल्य? तो यह दिया गया था गेहूं के लिए। यह चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। पहली बार गेहूं के लिए दिया गया था और कब दिया गया था? तो 1966-67 के आसपास जो है पहली बार इसको दिया गया था। ठीक है, अच्छा, इसे किसके द्वारा दिया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? तो यह दिया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है संस्था के बारे में भी पूछ लिया जाए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अच्छा, इसके अलावा गन्ने के लिए जो दिया जाता है अलग से, इन 22 फसलों के अलावा जो है अलग से दिया जाता है गन्ने के लिए, उसको कहा जाता है एफआरपी। ठीक है, एफआरपी कहा जाता है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या कहा जाता है? एमएसपी कहा जाता है। एमएसपी जो होता है खाद्यान्न फसलों के लिए दिया जाता है, जबकि गन्ने के लिए जो होता है एफआरपी दिया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना, भारत के रक्षा बलों का प्रबंधन करना, भारत के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन करना, राष्ट्रीय चुनाव की देखरेख करना। बताइए, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय विकास की जो रणनीतियां होती हैं उनको तैयार करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो इसके बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखना है। नीति आयोग का जो है गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को जो है इसका गठन किया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। जैसे नीति ऐसे लिखा जाता है, ठीक, यहाँ पर एन से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेशनल,
और आई से क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, फिर फॉर, फिर यहाँ पर टी से जो होगा ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग, फिर इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, यहाँ पर फॉर लगा देंगे, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन होता है, तो भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री। वर्तमान में मोदी जी इसके जो है अध्यक्ष हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य है जो है मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य जो है मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोमा का कारण है? मेलानोमा क्या है? एक प्रकार का स्किन कैंसर है। अगर आपसे ये भी सवाल पूछ लिया जाए मेलानोमा क्या है, तो यह एक प्रकार का स्किन कैंसर है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? एलर्जन, ओजोन अवक्षय, प्रदूषण या अम्ल वर्षा। बताइए इनका कारण क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मेलानोमा का जो या स्किन कैंसर का कारक क्या है? तो वो ओजोन परत है। ठीक है, जब ओजोन परत अगर डिप्लेशन होगा ओजोन परत का, यानी कि ओजोन परत का अवक्षय होगा, तो अल्ट्रावायलेट की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर सीधे पहुंच पाएंगी, जिसकी वजह से हम लोगों को स्किन पे क्या है, कोशिकाएं मरने लग जाती हैं अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से, और स्किन कैंसर होने की जो है संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, खासकर वो किरणें कौन सी होती हैं? तो अल्ट्रावायलेट किरणें बी जो होती हैं स्किन कैंसर के लिए खास करके वो जिम्मेदार होती हैं। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, ये ओजोन परत, ओजोन जो है परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये ओजोन अवक्षय के लिए मुख्य गैस कौन सी जिम्मेदार है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल जो है 1987 में लाया गया था, उसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए, याद हो गए सारे पॉइंट आप सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? इनमें से कौन सा है जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? कोहनी का जोड़, दांतों का इनेमल, घुटना फलक, पैरों के अंगूठे का नाखून। तो दोस्तों दांतों का जो इनेमल होता है जिसे दंतवल्क कहा जाता है, यह पूरे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ठीक है, अच्छा, यह किसका बना होता है? तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, किसका बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर फ्लोरीन की अधिकता होने लग जाती है तो ये जो दंतवल्क होते हैं इनको नुकसान पहुंचने लग जाता है और दांतों की बीमारियां जो हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? ये सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं आपको ये समझना है। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, कृत्रिम रेशे जो बनाए जाते हैं उसे सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो रेयान, पॉलिस्टर और नायलॉन ये क्या है? कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। लेकिन कपास क्या है? यह प्राकृतिक रेशा है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यह एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, नेचुरल फाइबर इसे कहा जाता है। और यह किससे बना होता है? तो यह सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जबकि ये तीनों रेयान, नायलॉन और पॉलिस्टर जो हैं ये जो है कृत्रिम रेशे सिंथेटिक फाइबर के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? यानी उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जापान को। ठीक है, ये जापान को कहा जाता है विश्व स्तर पर। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए, भारत के संदर्भ में, तो उगते सूर्य का राज्य किसे कहा जाएगा? वो कहा जाएगा अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल
प्रदेश को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, मध्यरात्रि में यहाँ पर सूर्य जो है दिखाई देता है। चलिए हमारा अगला सवाल, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ क्या है। फसलों के चक्रीकरण का अर्थ क्या है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, केवल एक फसल उगाई जाती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाए रखने के लिए भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं, कुछ फसलें बार बार उगाई जाती हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो फसल चक्रीकरण को सही रूप से जो है निर्धारित करता है, बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। जैसे आपने पहले जो है धान लगाया, उसके बाद आप क्या लगाते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाली फसलें हैं, जैसे दाल वगैरह, इनको जो है बोते हैं जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाए और फिर अन्य फसलों के लिए जो है उनकी प्राप्ति हो जाए। तो ये है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाना, ये क्या कहलाता है, फसलों का चक्रीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने निम्न में से किस भारतीय शासक को हराया था। किस भारतीय शासक को हराया था बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने, टीपू सुल्तान, हैदर अली, मीर कासिम या सिराजुद्दौला, बताइए किसको हराया था। तो दोस्तों किसको हराया था, यह जो है मीर कासिम को हराया था। और बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो यह हुआ था 1764 में। ये बात आपको ध्यान रखना है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की जो है लड़ाई हुई थी, और उसमें 3 लोगों की संयुक्त सेना लड़ रही थी, अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी। एक तो बंगाल का नवाब जो मीर कासिम था, और एक तो मुगल बादशाह जो थे, मुगल बादशाह वो थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय थे। और इसके अलावा अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला भी जो है इनके साथ जो है युद्ध कर रहे थे। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, ये तीनों ने मिल करके जो है अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया था। और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कौन कर रहा था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जब अंग्रेजों की इसमें जीत हो गई, तो उसके बाद जो है, जब अंग्रेजों की जीत हो गई इसमें, तो उसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है। हेक्टर मुनरो नहीं दोस्तों, यहां पर शायद रॉबर्ट क्लाइव होना चाहिए, एक बार थोड़ा सा आप भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी, यह कब हुई थी, तो यह हुई थी 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए थे। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए, मुझे लग रहा है क्लाइव है। बैरोमीटर वायुदाब के लिए जैसे महत्वपूर्ण है, यानी कि वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और वैसे ही एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इससे मापा जाता है आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो ऊंचाई, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो इससे ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय या थीम क्या है। उत्तर भारतीय गायन जो ठुमरी है, इसका मुख्य विषय क्या है, तो इसका मुख्य विषय क्या है, बताइए।
तो इसका मुख्य विषय है रोमांटिक, रोमानी और भक्तिपूर्ण। इसका मुख्य विषय क्या है? रोमांटिक और भक्तिपूर्ण है, यानी कि ये आस्था से जो है ओतप्रोत है, और ये रोमांटिक भी है थोड़ा, ठुमरी में इसका ये जो है इसका मुख्य विषय है। और यह राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? यहाँ से भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन से है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वो है अंग्रेजी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और वर्तमान में जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मूल संविधान में केवल कितनी थी? तो 14 थी, और बाकी जो है 8 की कब जोड़ी गई? वो बाद में जोड़ी गई। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 340 जो है किससे संबंधित है? तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग किससे संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 340। दोस्तों यहाँ पर एक ही चीज़ को हम कई बार जो है बोलकर पढ़ने का इसलिए प्रयास करते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद हो जाएं, क्योंकि आपके पास अभी पढ़ने के लिए और रिवीजन करने के अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, तो इसीलिए। और आज मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रही मुझे बोलने में। आप समझ पा रहे होंगे कि आवाज़ उतनी अच्छे से क्लियर आ नहीं रही है ना, फिर भी हम लोग जो है थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे तो आपकी क्लास जो है अच्छे से चलती रहेगी। हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विग्ना रेडिएटा। ठीक है, विग्ना रेडिएटा जो है इसका किसका नाम है वैज्ञानिक नाम? तो हरे चने का वैज्ञानिक नाम है विग्ना रेडिएटा। ठीक है, इसका यह सामान्य नाम क्या है? मूंग दाल कहा जाता है इसको। ठीक है, और यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों हेनरी बैकुरल को दिया जाता है। आप सभी लोगों को याद होगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हेनरी बैकुरल को दिया जाता है। ठीक है, चलिए, साइट का पूर्ण रूप बताना है आपको। साइट का पूर्ण रूप बताना है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन या जो है एक्सपेरिमेंट, क्या हो जाएगा? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए एजुकेशन है, फिर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट जो है साइट का फुल फॉर्म है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जो है किसने किया था? बताइए, तो किसने किया था? तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। बहुत सारे बच्चे इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी मारेंगे, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना किया था। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो गुलाम वंश के समाप्त होने के बाद जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1290 ईस्वी में। कब हुई थी? 1290 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो है इस वंश का एक प्रमुख शासक था। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अच्छा, खट्टी चीज़ों में जो है विटामिन सी खास करके पाई जाती है, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, इनमें जो है स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और विटामिन सी के ये प्रचुर मात्रा में स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, और ये जो है विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसे जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और अगर आप बात करें राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, एक चीज और ध्यान रखना है, लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसको, लाइसोसोम को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अच्छा, केंद्रक को क्या कहा जाता है, तो इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, केंद्रक को। और कोशिका भित्त जो है वह केवल पौधों में पाई जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत के संविधान के रिक्त स्थान के अनुसार कृषि आय पर कर राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में यह बात की गई है कि ये जो कृषि है यह राज्य कर के अंतर्गत आता है, तो किस अनुसूची में बात की गई है, तो दोस्तों किस अनुसूची में इसकी बात की गई, तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, क्योंकि 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 विषयों को जो है दिया गया है, और उसमें से जो है राज्य सूची के अंतर्गत कृषि आती है, और उसी पर जो कर लगाया जाता है उसे कृषि आय पर कर कहा जाता है, और यह राज्य का अधिकार होता है राज्य सूची पर कर लगाने का। ठीक, संघ सूची पर जो कर लगाए जाते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे रेलवे, रक्षा और बैंकिंग और जनगणना से संबंधित जो टैक्सेस वगैरह होंगे, ये किसमें, इसमें टैक्सेस नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये संघ सूची के विषय माने जाते हैं। रेलवे, रक्षा और बैंकिंग, इनसे संबंधित जो सारी चीज़ें, नियम और कानून होंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची में शिक्षा को ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची में जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती जो सूची है उसमें शिक्षा को भी शामिल किया गया है। शिक्षा जो है आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा किसका विषय है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र सरकार को दी गई हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 7वीं अनुसूची में 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं उन पर राज्य को कानून बनाने का, कर लगाने का सारा अधिकार राज्य का होता है। ठीक है, चलिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इन्हीं के समय में 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से एक जो है एक कुप्रथा का जो है उन्मूलन किया गया था, जिसे सती प्रथा कहा जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन जो है 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे, और लॉर्ड कैनिंग जो हैं ये भारत के पहले वायसराय थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारी चीज़ें लिखने में चीज़ें बहुत लंबी हो सकती हैं, है ना। नाइट्रोजन गैस का अणुसूत्र क्या है, नाइट्रोजन गैस का जो अणुसूत्र क्या है ये बताना है आपको। नाइट्रोजन गैस का अणुसूत्र क्या है, तो वो है N2। ठीक है, चलिए, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा है जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। करेंसी नोट जारी करना, मौद्रिक नीति का संचालन करना, विदेशी मुद्रा का विनियमन या शेयर बाजार को विनियमित करना। दोस्तों, आरबीआई का कार्य करेंसी नोटों को जारी करने का भी है, मौद्रिक नीति का संचालन करने का भी है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, विदेशी मुद्रा का विनियमन भी करना है, लेकिन शेयर बाजार को विनियमित करने का काम आरबीआई का नहीं है। इसका जो इसको निर्धारित करने का काम किसका है, तो सेबी का है। ठीक है, इसको कौन निर्धारित करता है, तो सेबी इसको देखता है शेयर बाजार को। चलिए, अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, यहां पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं आरबीआई से संबंधित। 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को जो है हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर जो है स्थापित हुई थी। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है आरबीआई का? तो ये इस समय इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, और पहले इसका मुख्यालय शुरुआत में कहाँ था? कोलकाता में था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 19 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 एक ए जो है वो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है अधिकार देता है, और इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का भी जो है अधिकार निहित है। ठीक है, और भारत में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं अनुच्छेद 19 के तहत? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत दी गई हैं। पहले 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब वह एक जो है संवैधानिक अधिकार है, इसलिए अब कितने अधिकार बचे हैं अनुच्छेद 19(1) के अंदर? तो वो 6 हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है बताइए? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्तियां प्राप्त करता है संविधान से। ठीक है, अच्छा, राज्यपाल के, यहाँ पर राष्ट्रपति की तो बात की गई है, 72 में किया गया है। अगर बात की जाए राज्यपाल के लिए, राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत दी गई हैं? तो वह जो है 161 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 161 के तहत जो है राज्यपाल को क्षमादान प्रदान करने की जो है शक्ति दी गई है। लेकिन यह मृत्युदंड को जो है माफ़ नहीं कर सकता, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 61 के अंतर्गत क्या होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 123, दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवालों में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है आपको। तो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मणिपुर में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो मणिपुर में अवस्थित है। अच्छा, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है यह उत्तराखंड में है, पंतनगर में, और इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो वो कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, और संविधान सभा के यह स्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के जो थे स्थायी अध्यक्ष भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। ठीक है, चलिए, अच्छा, आपको यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान रखना है। अगर पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया जाए, महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो थी प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति, जिसने कई विश्व विकासशील देशों में कृषि उत्पादनों में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की है, मुख्य रूप से शामिल थी। बताइए, हरित क्रांति में जो है किसको शामिल किया गया था?
जैविक खेती के तरीके को, उन्नत सिंचाई की तकनीकों को, उच्च उपज वाली किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक को, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल को। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है हरित क्रांति के तहत जो है उन्नत किस्म के जो है बीजों का उपयोग किया गया था, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया था, सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उन्नत किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरकों का। अच्छा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विश्व स्तर पर जो है किसे जनक माना जाता है? विश्व में किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? तो यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत 1966-67 में हुई थी। 1966-67 में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत। और सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ था? तो वह गेहूं को हुआ था, उसके बाद चावल को हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पर लागू हुई थी शुरुआत में? पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है सबसे पहले हरित क्रांति को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना जो है किस शासक के समय जो है आयोजित की गई थी? तो वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आयोजित की गई थी। और ये कब आयोजित की गई थी? तो 1872 में। ये समय कौन सा है? 1872। उसके बाद 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से जो है नियमित दशकीय जनगणना जो है चालू कर दी गई है। सॉरी दोस्तों, 2011 की जो जनगणना थी वह 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद की यह 7वीं जनगणना थी। आपको यह भी ध्यान रखना है, जनगणना जो है यह किसका विषय है? तो यह संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, और 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जो जनगणना है यह 15वीं जनगणना थी। ठीक है, चलिए शुरू से लेकर अभी तक की ये जो है 15वीं जनगणना है। आज़ादी के बाद से अगर बात करें, आज़ादी के बाद यह कौन सी जनगणना है? तो यह 7वें नंबर की जनगणना थी। यह चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ पर की गई थी? पूरे विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ पर की गई थी? यह भी आपको ध्यान रखना है। विश्व में पहली जनगणना कहाँ पर की गई थी? तो वो स्वीडन में की गई थी। स्वीडन में की गई थी। कब की गई थी? तो 1749 में। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग फैक्ट है, लेकिन आपको अगर एक बार पढ़े रहेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की जो है शुरुआत मानी जाती है? तो किससे मानी जाती है बताइए? किससे मानी जाती है? तो दोस्तों यहां पर जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 का, 23 जून 1757 का जो युद्ध हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और उसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। यहीं से जो है अंग्रेजों को भारत में जो है औपनिवेशिक नीतियां शुरू करने का एक जो है इसके चरण की शुरुआत हुई। उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर का युद्ध हुआ तो यहाँ से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी के अधिकार हैं अंग्रेजों को प्राप्त हो गए, जिसकी वजह से फिर अंग्रेजों ने बहुत नियमित तरीके से, बहुत वैज्ञानिक तरीके से भारत को लूटने का जो है प्रक्रिया आरंभ कर दी। ठीक, तो ध्यान रखना है। शासन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो प्लासी के युद्ध से हुई। अच्छा, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1760 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था बताइए? पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो कौन सा है? आप सभी लोगों को पता है, सुंदरवन है। ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य ये जो है
देखा जाता है, पाया जाता है, और ये किन किन नदियों के संगम के पास अवस्थित है? तो दोस्तों यह जो है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी के संगम पर जो है यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलिए हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ये सभी आप सभी लोगों को पता होगा। अच्छा, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो 1921 में, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की जो है खोज की थी, और इसी के आधार पर इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ गया है। और 1922 में राखालदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किया था। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, और इसका जो प्रमुख बंदरगाह था लोथल था, वह गुजरात में था। ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों वह है राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, जो मनरेगा जिसे कहा जाता है, उसकी एक विशेषता है? मनरेगा की विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? तो प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन युक्त रोजगार की यह गारंटी देता है। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र को महत्व नहीं दिया जाता है, केवल कुशल श्रमिकों को। यह अकुशल श्रमिकों के लिए यह योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र में चलाई गई है, और इसमें शहरी रोजगार जो है उपलब्ध करवाना, ये जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? बताइए, एलोरा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो किस राज्य में है ये? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ये। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो जो था, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने इसमें एक नारा दिया था, करो या मरो का, डू और डाई का जो नारा 1942 में दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और ये कहाँ से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो मुंबई का जो ग्वालिया टैंक का मैदान है, वहाँ से जो है इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, इसी को भारत छोड़ो आंदोलन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और इसी में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है बड़े नेता जो थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? बताइए। तो यह है कोलकाता। भारतीय संग्रहालय कोलकाता जो है ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1814 में की गई थी। कब की गई थी? 1814 में। चलिए, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? बताइए, विनय पिटक पुस्तक जो है किससे संबंधित है? तो बौद्ध संघ के जो नियम हैं उनको जो है विनय पिटक पुस्तिका में जो है संग्रहित किया गया है। ठीक है। अच्छा, विनय जो 3 पिटक हैं, बौद्ध धर्म में जो 3 पिटक हैं उनमें एक विनय पिटक है, एक सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, एक है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आज थोड़ा स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है, जिसकी वजह से आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो कौन सा वह अनुच्छेद है? तो आपको ध्यान रखना है, वह है अनुच्छेद नंबर 3। यानी कि जब किसी राज्य के राज्य क्षेत्रों को, सीमाओं को और उनके नामों में परिवर्तन का जो है प्रक्रिया चालू की जाती है, वो अनुच्छेद 3 के तहत चालू की जाती है। और यह अधिकार किसको है? तो यह संसद को अधिकार है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, पार्लियामेंट को यह अधिकार है। अच्छा, अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और नए राज्यों का जो प्रवेश होता है अनुच्छेद 2 के तहत होता है। नए राज्यों का प्रवेश, राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 4 में कहा जाता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो बदलाव होंगे वह अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो यह अनुच्छेद 4 है। ठीक है, और अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, राज्यों का संघ। चलिए, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी जो अभियान होते हैं उनको कौन चलाता है? तो ये एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, ये इसका काम है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन सा पदार्थ है जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है? तो 1875 ईस्वी में जो है की गई थी। किसके द्वारा? तो ये की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। आप सभी लोगों को पता है। और ये पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो 1966 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। अच्छा, इनको एक उपाधि भी दी जाती है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपसे सीधा सा सवाल बना दिया जाए, निम्नलिखित में से किसे आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? इंदिरा गांधी को। ठीक है, अच्छा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के तहत बढ़ाया जा रहा है? बताइए, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस योजना के तहत बढ़ाया जा रहा है? तो किस योजना के तहत? तो डिजिटल इंडिया के तहत जो है भारत में कैशलेस की व्यवस्था को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे लोग जो है यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह यूज़ करने लगे हैं, तो इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ है? बताइए, कौन सा ग्रंथ है जो आयुर्वेद पर आधारित है? तो वो है चरक संहिता। चरक संहिता जो है किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। अच्छा, इससे यहाँ पर आयुर्वेद पर आधारित एक अन्य ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता यह भी किससे संबंधित है? तो ये भी जो है चिकित्सा से संबंधित है, सर्जरी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये अर्थशास्त्र जो है ये किसकी रचना है? तो यह कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। और ये इसका मुख्य विषय क्या है? तो यह मुख्य रूप से राजनीति की पुस्तक है और इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित भी कुछ नियम दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह राजनीति की पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में जो है इसका जिक्र किया गया है पंचायतों का? बताइए किस में जिक्र किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 खा में, ठीक है, पंचायतों का जिक्र कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 243 खा। चलिए, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में किस में पाया जाता है? जो मैंग्रोव वन होते हैं इनमें कहाँ पर पाया जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों उत्तरी अंडमान में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तरी अंडमान जो है ये कहाँ से है? ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से काफ़ी नज़दीक है, तो कुछ यहाँ पर वनस्पतियाँ जो है इसकी पाई जाती हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। और इसकी राजधानी क्या थी? ये भी आपको ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी, राजधानी वह थी हम्पी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। अच्छा, हम्पी किस नदी के तट पर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक है, यानी कि किस जनसंख्या वाले शहरों को जो है मेगा शहर कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है? तो 10 मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले जो शहर होते हैं उनको मेगा शहर कहा जाता है। ठीक है, मेगा सिटी कहा जाता है। और 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले। भारत में मुंबई, दिल्ली और कोलकाता ये जो शहर हैं ये मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए हमारे अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है? तो भारत विश्व में किस नंबर पर सबसे बड़ा देश है? 7वें नंबर पर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो 7वां स्थान है। इनके पहले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रूस है पहले नंबर पर, फिर कनाडा है, कनाडा है, फिर चीन है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर अपना क्या है? भारत है, फिर उसके बाद कौन सा है? अर्जेंटीना है। ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अर्जेंटीना है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। सेकंड नंबर में भारत जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अच्छा, यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% भारत का जो है क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का। और भारत में जनसंख्या कितनी निवास करती है विश्व की? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है पूरे विश्व की। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में अवस्थित है? मालदीव जो है वो भारत के किस द्वीप के दक्षिण में अवस्थित है? तो भारत के लक्षद्वीप के दक्षिण में अवस्थित है। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे भारत में, तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप दिखाई देगा और यहाँ पर आपको मालदीव दिखाई देगा। तो लक्षद्वीप ऊपर है और इसके दक्षिण में क्या है? मालदीव है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? बताइए, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है भारत के उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और बाकी जो 8 राज्य हैं वो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू नहीं चलती है? बताइए, भारत के किस राज्य में गर्मी के मौसम में जो है लू नहीं चलती है? तो कहाँ पर नहीं चलेगी भाई? गोवा में नहीं चलेगी, क्योंकि गोवा कहाँ पर है? दक्षिण भारत में अवस्थित है और वहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु है और समुद्र के तटीय किनारा है, जिसकी वजह से समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में जो है सामान्य तापमान रहता है, वहाँ लू नहीं चलती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें जो है गर्मियों के दिनों में जो है लू चलती है।
निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा है जो मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों गेहूं यह मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है, जबकि ज्वार, बाजरा, रागी ये सब क्या है? मोटे अनाज के उदाहरण है। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग जो है किनके किनके बीच है? बताइए, शेरशाह सूरी मार्ग जो है किनके किनके बीच है? तो यह दिल्ली और अमृतसर के बीच अवस्थित है। यह चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली और अमृतसर के बीच। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान सबसे कम तापमान वाला मतलब भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे कम तापमान का जो है अनुभव करता है? तो लेह जो है यह लद्दाख के क्षेत्र में है। लद्दाख का एक जिला है लद्दाख, जो कि एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ का जो लेह जिला है यह सबसे कम तापमान यहाँ पर पूरे भारत में रहता है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ सबसे कम तापमान रहता है। किस ग्रह की जो है आयताकार कक्षा के कारण वरुण की कक्षा को अतिव्यापित करती है? यानी कि कौन से ग्रह की जो आयताकार कक्षा है वह वरुण की कक्षा को जो है अतिव्यापित करती है? तो वह कौन है? तो यम, जिसे आप क्या कहते हैं? प्लूटो भी कहते हैं। प्लूटो पहले जो है इसको ग्रह का दर्जा दिया गया था 2006 में, लेकिन अब यह जो है ग्रह नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यह जो है वरुण की कक्षा को क्या करता था? काटता था। अब इसको जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। सप्तर्षि अर्शा मेजर क्या है? बताइए, सप्तर्षि जो है यह क्या है? यह एक प्रकार का तारामंडल है, ठीक है। यह क्या है? एक प्रकार का तारामंडल है। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? तो कहाँ पर होते हैं दिन और रात लगभग बराबर? तो दोस्तों, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में दिन और रात लगभग साल भर बराबर नजर आते हैं, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रातें होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला राज्य जिसने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। भारत में मोबाइल आधारित वोटिंग लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य है। अभी इसने जो 2025 में इलेक्शन हुए हैं, इसमें इन्होंने इसको जो है लागू किया है। तो करंट अफेयर्स का ये विषय है, ठीक है। चलिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह अवस्थित है लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें किसको शामिल नहीं किया गया है? तो उसमें मोर को शामिल नहीं किया गया है, जबकि मछलियां हैं, तीर और धनुष है, यानी कि जो ऐसे तीर और धनुष की संरचना बनी है, ठीक है, ऐसे, और उसमें इधर इधर आपको क्या है? मछलियां देखने को मिलेंगी। ये उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय चिन्ह है, जबकि उसमें मोर को शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के नवाबगंज पक्षी विहार जो है कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो कहाँ पर है? तो यह उन्नाव जनपद में है, उन्नाव जिले में अवस्थित है। अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का, अर्जुन बांध जो नहर है इससे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है लाभान्वित होता है? बताइए, कौन सा जिला इससे लाभान्वित होता है? तो हमीरपुर, ठीक है। अर्जुन बांध नहर का पानी जो है हमीरपुर को सबसे अधिक लाभ पहुंचाता है। चलिए, हमारा अगला सवाल, जादिन जन्म भयो रिक्त स्थान है का धरती धसी 2.5 हाथ, यह जो उक्ति है यह उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से संबंधित है? तो दोस्तों, यह आल्हा ऊदल की कहानियों से संबंधित है। तो इसमें जो उक्ति है इसको पूरा करते हैं। जादिन भयो जन्म आल्हा का, धरती धसी 2.5 हाथ, यह उनकी जो है वीर रस की प्रधानता इसमें देखने को मिलेगी आपको आल्हा में। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके बुंदेलखंड के वगैरह के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये आपको प्रचलित देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वह बरेली में है, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब प्रदान करता है। बताइए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में अवस्थित है और यह क्या बनाता है? तो दोस्तों, यह क्या बनाता है? तो ये डीजल और बिजली के इंजन बनाता है। ये ट्रेन के जो इंजन होते हैं जो डीजल से चलते हैं और बिजली से चलते हैं, इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में होता है।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बताइए। उत्तर प्रदेश में भोक्सा जनजाति किन जिलों में पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है भोक्सा जनजाति। ठीक है। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? बताइए। तो संपत पाल जो है ये गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। 30 मई 2025 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिजोरम के बाद भारत का दूसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है? बताइए। पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम था, लेकिन दूसरा जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो वह दिया गया है गोवा को। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2025 में विकसित भारत युवा सांसद 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? विकसित भारत युवा सांसद 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजित कहाँ पर हुआ है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये करंट अफेयर्स के विषय हैं। चलिए, अप्रैल 2025 में अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आपको गलती से भी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में टिक नहीं करना है। अयोध्या पर्व को आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था 2025 का। फरवरी 2025 में महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 जो है कहाँ पर आयोजित किया गया? बताइए। फरवरी 2025 में महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। लगातार 3 ऑप्शंस में आपको दिल्ली नजर आएगा, तो ये तीनों में जो है दिल्ली सही उत्तर है। मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक 2025 किस देश में आयोजित की गई? बताइए। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की जो बैठक है 2025 की किस देश में आयोजित की गई है? तो कहाँ पर की गई है? तो ये भारत में आयोजित की गई है अपने। ठीक है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये सोनीपत में स्थापित किया गया है। संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? सोनीपत में। ये कहाँ पर है? हरियाणा में। ये भी आपको ध्यान रखना है, हरियाणा। ठीक है। पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? वार एंड पीस जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। आतंकवाद जो है फैलाने के लिए जो आतंकवादी होते हैं, जिस इंटरनेट तकनीक का उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों साइबर आतंकवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबर आतंकवाद। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कोयला का उपयोग किया जाता है भारत में अधिकांशतः अभी भी बिजली उत्पादन करने के लिए। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, जिसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का कहा जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है आपको। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। 1987 में भारत और श्रीलंका के मध्य एक समझौता हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक जो अधिकार हैं उनको संरक्षित करना, सुनिश्चित करना। यानी कि जो 1987 में भारत और श्रीलंका के मध्य जो समझौता हुआ था उसमें कहा गया था श्रीलंका में जो नागरिक संघर्ष हो रहे हैं उसकी समस्या को हल किया जाए और तमिल जो अल्पसंख्यक वहाँ पर हैं उनके अधिकारों को भी जो है सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ को। मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? तो यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक अभ्यास है।
ठीक है, या भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे सीवी रमन। ठीक है, कौन थे? सीवी रमन। भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों किस नेता के जन्म दिवस को? तो जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह कब होता है बाल दिवस? तो यह होता है 14 नवंबर को। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना, 14 नवंबर जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसकी जयंती थी? तो जवाहरलाल नेहरू की। निम्नलिखित में कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक हैं? यानी कि वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड नामक पुस्तक को लिखा है? बताइए। इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड किसकी है? तो ये भगत सिंह की पुस्तक है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब लागू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना भारत में 1991 में लागू की गई, 51 माफ कीजिएगा, 1951 में लागू की गई थी। ठीक है, वो गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया था। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में लागू की गई थी। ठीक है, चलिए। आप एक यहाँ पर एक थोड़ा केस स्टडी टाइप का है, उसको भी आपको देखना है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, उसे आपको क्या करना चाहिए? उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन में जो है निरुद्ध करना चाहिए, परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए। उसके माता पिता को अभी रक्षा में लेने के लिए सूचित करना चाहिए, या उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। तो उसे कहाँ पर ले जाना चाहिए? तो दोस्तों उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह जो है वहाँ पर ले जाना चाहिए और उसे वहाँ पर जो भी व्यवस्था मिल सके वहाँ पर प्रोवाइड करवाने का प्रयास करवाना चाहिए। चलिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? बताइए। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल मौजूद हैं? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? बताइए, कौन सा शब्द है जो अनचाहे ईमेल से संबंधित है? दोस्तों अनचाहे जो ईमेल होते हैं उन्हें स्पैम कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, आज दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन अब क्लास को तो कंप्लीट करना ही है। ठीक है, अनचाहे जो ईमेल होते हैं उनको स्पैम कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का जो पुलिस पदक होता है उसको प्रदान किया जाता है? किसके लिए? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? यानी कि जो चीन की जो मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेनमिनबी। ठीक है, रेनमिनबी जो है ये चीन की मुद्रा है और डॉलर के मुद्रा जो है ये बहुत सारे देशों के द्वारा जो है उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉलर जो कहाँ का है? मुख्य रूप से यूएसए का। ठीक है, और रुपया कहाँ का है? तो ये रुपया जो है ये भारत का है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है? बताइए, कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड में अवस्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। यहीं पर अन्य दर्रे भी जो है, एक माना दर्रा है, ये भी उत्तराखंड में अवस्थित है। लिपुलेख है दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित ही है, और यहाँ पर एक अन्य दर्रा है, याद नहीं आ रहा है। चलिए, याद आएगा तो फिर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? बताइए, किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो किसने बनाया है? तो रशिया ने बनाया है।
ठीक है। रूस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जो है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो वह कोलकाता में अवस्थित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो साइबर अपराध नहीं है? पोर्नोग्राफी यानी कि अश्लील मेल भेजना, पोर्नोग्राफी जो होती है गंदी तरीके की जो वीडियोस वगैरह होती हैं, या जो पोर्नोग्राफिक जो ईमेल होती हैं उनको भेजना, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, या हैकिंग करना, या गिरा हुआ पर्स उठाना। दोस्तों गिरा हुआ पर्स उठाना जो है ये साइबर अपराध में शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों हैं ये तीनों साइबर अपराध में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? बताइए कल्पना चावला की जीवनी कौन सी है? एज ऑफ टाइम कौन सी है? एज ऑफ टाइम जो है यह कल्पना चावला की जीवनी है और किसके द्वारा लिखी गई है? तो पियर हैरिसन के द्वारा लिखी गई, जॉन पियर हैरिसन के द्वारा इसको लिखा गया है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत और चीन के बीच जो है प्रभावी सीमा है, यानी कि भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है मैक-मोहन रेखा। क्या कहा जाता है? मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और ये कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के पास है, ठीक है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के पास। अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास जो है ये है। अच्छा, रेड क्लिफ जो ये कहाँ पर है? रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और डूरंड रेखा ये किसके किसके बीच है? ये भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती है। पाक जलडमरू मध्य जो है ये कहाँ पर है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, आज का हमारा आखिरी सवाल, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किन नामों से जाना जाता था? 1937 से लेकर के 1950 तक उत्तर प्रदेश को जो है किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों उस समय उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत कहा जाता था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा है ये कब पड़ा है? 1950 के बाद पड़ा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण सवाल थे, 100 सवालों का ये पूरा सेट था जिसको हमने आपसे अच्छे तरीके से डिस्कस किया। और मैं इस बात के लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और इसकी वजह से थोड़ा सा कई जगह स्लिप ऑफ टंग भी हुआ है और आवाज़ उतनी अच्छी आ नहीं रही है। तो उसके लिए मैं मुझसे जो हो सकता था मैंने किया, अपना पूरा दिया, लेकिन उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी असुविधा हुई हो, लेकिन फिर भी अगर आपको हमारा प्रयास, हमारी मेहनत पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए अपलोड की जाएँ चैनल पर, आप उनसे वंचित ना रहें, समय रहते सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।